फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके साथ, आपके सामने। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 17 लैंड एक्विजिशन एक्ट पर। आज हम उसके छोटे से पॉइंट सिर्फ क्लॉज 4 को हम टच करेंगे, क्योंकि सेक्शन 17 अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके लिए हम कभी न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम एक केस को लेते हुए सेक्शन 17 क्लॉज 4 को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के केस। नारायण गोविंद गवाटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1977 SC 183। चलते हैं फैक्ट्स की ओर। इसके फैक्ट्स में ये है कि गवर्नमेंट ने उनसे ज़मीन तो ले ली, ये भी बता दिया कि हमें रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए हुआ है, पर उन्होंने उन्हें मौका नहीं दिया कि आपको कोई ऑब्लिगेशंस तो नहीं है ज़मीन में, या आपकी ज़मीन कोई फाइनेंस में तो नहीं है, या उसमें कोई मॉर्गेज है, या कोई फॉलोइंग और कोई ऑब्लिगेशन से मौजूद तो नहीं है। इसलिए इस चीज़ पे ये बात खड़ा होता है। अब चलते हैं इसके आगे की प्रोसेस पे कि हुआ क्या। इसमें यह हुआ कि नारायण गौड़ गवाटे और उनके जो साथ के थे, उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमसे कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए, कोई भी हियरिंग के लिए हमें कोई मौका नहीं दिया, कि हमें कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है इस कारण से, इनका ऐसा करने से। तो उनने इस चीज़ को कहते हुए कहा कि ये चीज़ जो है गवर्नमेंट की है, इस पर हमारा अधिकार है, ये इमरजेंसी केस का पावर है हमारे पास कि हम जब चाहें जैसे चाहें इस चीज़ को ले सकते हैं। और हमने इस चीज़ का नोटिफिकेशन भी दिया था न्यूज़पेपर्स में। वहाँ के नोटिफिकेशन के दायरे में हमने इस चीज़ को पब्लिश भी किया था कि ये चीज़ें हमें तुरंत इमरजेंसी में चाहिए है, ये हमारी अर्जेंसी है कि हमें तुरंत मिलनी चाहिए ये चीज़। इस चीज़ को लेके जो हमारे गवाटे जी हैं, उन्होंने ये कहा कि आपका कहना सही है, पर 17 क्लॉज 4 के अंदर 2 सेक्शंस और डिफाइन है। वो 2 सेक्शंस ये हैं कि क्लॉज 4 क्लॉज 1 और 5A। 5A ये बोलता है, ये हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस की बात करता है, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस। और 4 क्लॉज 1 की ये बात है कि पब्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसके बीच हमको न्यूज़पेपर्स में देना पड़ता है। न्यूज़पेपर्स में देने के साथ साथ वहाँ के पब्लिकेशन में भी ये चीज़, ब्रोशर्स वगैरह जो लगाए जाते हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। और लोकेलिटी में साथ में एक न्यूज़पेपर जो होता है, हमें रीजनल न्यूज़पेपर, जैसे हमारे हिंदुत्व भाषा या फिर जहाँ तमिल होगा तमिलनाडु या तेलुगु, उस जगह के दौरान हमें वैसे न्यूज़पेपर में उसे छापना पड़ता है, उस नोटिफिकेशन को, जो ऑफिशियल गजट में बताया जाता है कि ये ज़मीन हमें इस पर्पस के लिए चाहिए हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर विवाद खड़ा होता है कि आखिर आपने हमसे उस चीज़ के लिए पूछा क्यों नहीं, हमें मौका क्यों नहीं दिया। अगर आपको चाहिए थी तो आप हमसे बात तो रखते। अब ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बात रखी अपनी। फिर थोड़ा सा केस आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने उनकी जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो पिटीशन लगाई थी, उन्होंने अपने फैक्ट रखे थे, उनकी बातों को काटते हुए उनकी पिटीशन को क्वेश कर दिया, इनवैलिड बताया, कहा कि सही नहीं है, और ये केस यहाँ पे रुक गया। अब चलते हैं इसके जजमेंट में कि आखिर हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट देखते हुए, क्या फैक्ट्स देखते हुए ये जजमेंट पास किया। चलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ का जो कलेक्टर था, जिस कलेक्टर ने वहाँ की ज़मीन ली हुई थी, उनके पास ऊपर से जो बात आई हुई थी कि आपको ज़मीन अक्वायर करनी है, उस हिसाब से उनके पास रीजनेबल थॉट्स ही नहीं थे, रीजनेबल ओपिनियन नहीं थे। कभी उनका कहना ये था कि वो जगह बीमारी से ग्रसित होने वाली थी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया उनके माइंड में नहीं आया और उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया तो मैंने काम कर दिया। तीसरा पॉइंट ये रखा कि जो चीज़ मेरे पास आई है, मैं जानता हूँ खुद से वो इनसफिशिएंट है, पर मुझे करना पड़ा। और उस चीज़ से हमें भी कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये चीज़ यहाँ पे फंसी हुई थी उन हाई कोर्ट के सामने। जब उन्होंने अपनी दलीलें रखी तो उन्हें पता चला कि आखिर केस में तो कुछ दम है ही नहीं। इसलिए हाई कोर्ट के पास जब वो फैक्ट्स पहुंचे तो एक दरिया नैरो हो गया, मींस कोई केस बचा ही नहीं। अगर केस बनता ही नहीं है इस चीज़ पे, और बनते भी तो आप दलीलें क्या रख रहे हो। फिर जो फैक्ट्स थे जो नारायण गवाटे जी ने रखी थी, उनका कहना यह था, ये ज़मीन तो ले रहे हैं पर इनके पास हिसाब किताब ही नहीं है ज़मीन का कि हमें कितना ज़मीन चाहिए। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप कभी भी ज़मीन लेते हो या देते हो, या गैजेट पास होता है या पब्लिकेशन में आप डाल रहे हो, किस पर्पस के लिए डाल रहे हो वो भी डाली जाती है, कितना आप डालोगे, कितना आपको चाहिए है,
किस किस यूज़ में आई है वो चीज़, और हमें कितने एरिया में कौन सा काम करना है, ये उनके गज़ेट में था ही नहीं, उनके नोटिफिकेशन में था ही नहीं। इस चीज़ के ऊपर ये बहस छिड़ी कि आपके पास तो हमें हियरिंग का मौका भी नहीं दिया आपने, और आपने इस चीज़ की इंक्वायरी भी नहीं की जो ज़मीन जो आप ले रहे हो हमसे, जो मांग रहे हो वो ऑब्लिगेशन फ्री है कि नहीं। मैंने आपको उसके पहले बताया कोई लोन तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है उस पर, या फिर किसी को दी तो नहीं हुई है। आप एकदम से उस चीज़ पे अटैक कर रहे हो, एकदम से आप इस चीज़ को ले रहे हो हमसे। यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती है, ये बात आगे चलती है। उन्होंने अपनी बात रखी कि ये पब्लिश तो हमने कर दिया था न्यूज़पेपर में कि हमको चाहिए है, और हमने ली इस चीज़ को, पर इस चीज़ का एफिडेविट दिया उनके स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने, जिनको हम कमिश्नर कहते हैं। उनने अपनी बात रखी एफिडेविट्स के तौर पे कि नहीं ये सेटिस्फेक्शन है हमारा, और ये चीज़ बहुत लायबल है जो कि कलेक्टर ने काम किया है वहाँ की। देन आफ्टर ये केस जो एफिडेविट वाला है, एफिडेविट का जो मैटर है, मिस्टर सेतलवर्थ, वहाँ पे अब ये डिफाइंड नहीं है कि वो जस्टिस होते हैं या फिर अथॉरिटी होती है या फिर क्या उनका डेजिग्नेशन होता है, पर उनने ये एफिडेविट लेते हुए कहा कि ये कोई मैटर नहीं है, कोई फैक्ट नहीं होता है कि आप इसको रख रहे हो, इस चीज़ से हम क्या माने आपसे। इसके बाद हाई कोर्ट ने इन सारी बातों को देखते हुए कहा कि आपके पास ये काम करने का कोई तरीका नहीं है, क्या आइडिया है आपके, ये कोई ओपिनियन नहीं होता है कि आपको पावर मिला हुआ है तो आप उसका मिसयूज़ करो। मिसयूज़ मीन्स आपके पास स्पेशल पावर्स हैं तो आप सामने वाले को हियरिंग का मौका नहीं दो। आप पब्लिकेशन दे रहे हो तो पब्लिकेशन में दायरा नोटिफाइड नहीं है कि हमको इतना कितना एरिया चाहिए हुए है उसमें से, और साथ साथ हमको नोटिफिकेशन के साथ साथ उसमें ये भी बताना चाहिए कि आखिर किस मैटर के लिए हमको ये ज़मीन चाहिए हुआ है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, कुछ भी उसमें डिफाइन नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट ने उनकी दलीलें कैंसिल कर दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, और ये केस यहीं पर रुक जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी चीज़ें तो समझते हैं कि सही नहीं है, उनसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि उनके पास फैक्ट ही नहीं है रखने के लिए। सर उनको ज़मीन चाहिए तो उन्हें ले ली, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, मैटर क्या है, उनके पास प्रॉपरली कितना एरिया चाहिए, कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने ये भी कहा उनके पास ये चीज़ डिफाइन नहीं है। साथ साथ जो नरेंद्र गवाटे जी है उनके पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपने फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए कि मेरे पास कितनी ज़मीन है और मैं इस चीज़ के लिए लड़ तो रहा हूँ, पर मेरे पास बेस क्या है इस चीज़ के, सिर्फ इतना कि मुझसे पूछा नहीं। उनके पास ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने इस चीज़ को डिफेक्टिव बता दिया। साथ साथ ये भी हुआ कि उनकी अपील्स पे दम नहीं थी, इसलिए इस केस को खारिज करते हुए एलिमिनेट कर दिया गया। जजमेंट पास ये आया कि जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी कुछ होगा, तो इसको अपीलेंट फेस करेगा, इसे अपीलेंट बियर करेगा। ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अपील डिसमिस हो जाने के बाद प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन। इस केस में सेक्शन 17 क्लॉज 4 के ऊपर ही सारी बातें रखी गई हैं, पर सेक्शन 17 अपने आप में अकेला नहीं है। सेक्शन 17 में 4 क्लॉज है। 4 क्लॉज में जो चौथा क्लॉज है, इस क्लॉज में ये कहा गया जब गवर्नमेंट अगर इस चीज़ का यूज़ करेगी तो आपकी सुनवाई नहीं करेगी, आपसे इंक्वायरी नहीं करेगी, सीधे आएगी, बताएगी कि ये हमारा पब्लिकेशन देते हुए ये जगह हमको चाहिए है। वो इंक्वायरी वगैरह नहीं करेगी क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। वो अपना समय बचाते हुए, समय को ढील देते हुए, डिले नहीं करते हुए ये अपने एक्शंस लेगी। फिर सेकेंड पॉइंट में हमको ये मिलता है प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन से कि आपकी सारी चीज़ें रेसिटल होनी चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मींस आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपके पास रजिस्ट्री, खसरा, नामांतरण, कितनी जगह है मेरे पास, ये सब कुछ आपको उस डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दिखाना पड़ेगा। सेक्शन 5A लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपके पास लिटिगेशन लगाने का कोई भी रिजनेबल सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, अदरवाइज आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आप नल हो जाओगे। हमें ये सीखने को मिलता है कि 17 क्लॉज 4 के तहत जब ये गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, इस एक्ट को यूज़ करती है सेक्शन का, तो हमको वो इंक्वायरी नहीं देगी। बस हमें सिर्फ अपने डिफेक्टिव तरीके से अपने आप को पेश नहीं करना है, सिर्फ हमारे पास फैक्ट डॉक्यूमेंट रेडी रहना चाहिए। क्योंकि सेक्शन 5A के तहत अगर हमें पता चलता है तो हम जाके अपनी बात रख सकते हैं, अदरवाइज अर्जेंसी के टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे बहुत कम केसेस में मिलता है,
लेकिन हमारे फैक्ट्स के ऊपर है कि हमारे फैक्ट्स कितने तगड़े हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कितने तगड़े हैं, हमारे पास कितना पुराना ज़मीन रखा हुआ है। मैं आपके साथ लौटूंगा किसी दूसरे केस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये बिल्कुल बताइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।